तो नारायण, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका एक बढ़िया सा नाम है जिसको कहते हैं सेल। जिसको क्या कहते हैं? सेल। जब आप बुक को खोलेंगे तो सिर्फ उसमें सेल नहीं लिखा होता है, सेल के आगे एक लिखा होता है क्या? द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो लाइफ है, लाइफ का क्या है? यूनिट है। जैसे घर बना हुआ है तो घर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? बालू है, ईंट है, गिट्टी है, छड़ है, सीमेंट है। ये सभी क्या है? इस घर का यूनिट है। यानी कि इन्हीं सब से मिलकर के क्या बना हुआ है? एक घर बना हुआ है। ठीक वैसे ही जो सेल है, इस इंटायर अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख पा रहे हो या फिर जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर के बने हुए हैं या एकदम सेल से बने हुए हैं। जैसे मान लो कि हो सकता है यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया है इस बोर्ड पे यहाँ पे लगा होगा और उसके कंपैरिजन आप मुझे देख लो। मुझे देखने के लिए आपको कोई भी अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी माइक्रोस्कोप, लेंस, ETC आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे आसानी से देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया बैठा हुआ है, इसको देखने के लिए आपको कुछ बढ़िया तरीके के मतलब एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी किससे बना हूँ? सेल से बना हूँ। ये बैक्टीरिया भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। तो देखो, जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं और उन सभी का जब बेसिक यूनिट है क्या? सेल, तब तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। बिल्कुल ही। देखो, सिर्फ ये जो सेल है, सेल की जो स्टडी कहलाएगी कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, उस स्टडी को बोलते हैं। यानी कि सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आप सुने होंगे जिसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक, सेल बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना होगा। जब आप हायर कॉलेज में जाएंगे तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट ही बनता है, अलग से आपको एक रिसर्च ब्रांच प्रोवाइड कराई जाएगी। देखो, सेल बायोलॉजी क्या है कि देखो, साइटोलॉजी में क्या था कि हम सेल के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते थे? पढ़ते थे। वहीं पे सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ सेल का जो हिस्ट्री रह गया है, जो हिस्ट्री है सेल का, वो भी देख रहे होते हैं। साथ ही साथ सेल का फंक्शनिंग कैसा है वो भी देख रहे होते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर साथ में इसका फंक्शन, साथ में लाइफ हिस्ट्री। यानी कि सेल बायोलॉजी में क्या क्या देखते हैं? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का फंक्शनिंग क्या है, सेल का लाइफ हिस्ट्री क्या है। साइटोलॉजी में सिर्फ सेल का क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। तो देखो, जब हम बोलते हैं कि लाइफ हिस्ट्री या फिर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन, देखो लाइफ हिस्ट्री से मतलब है, मान लो कि अगर मेरा जो लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखना चाहेंगे तो अभी से पहले
मान लो कि जो मेरा जन्म है, सपोज डेट कि मेरा जन्म 2000 में हुआ, सपोज डेट, ठीक। तो सिर्फ 2000 तक जब मेरी स्टडी करी जाएगी तो वो एक्चुअल स्टडी नहीं कहलाएगी। जब मेरा जो 9 महीने का जो समय था मम्मी के गर्भ में, वहां तक की स्टडी की जाएगी, तब जाकर के उस सेल का लाइफ हिस्ट्री निकल के बाहर आएगा। यानी कि मेरा कैसे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, साथ ही साथ सेल डिवीजन किस टाइप का हुआ, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म कैसा है, डेथ तक की जब स्टडी करी जाएगी तो वो होगा सेल का लाइफ हिस्ट्री। जैसे कि देखो, कोई एक जो सेल है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में बात नहीं करी जाएगी। अगर मेरे सेल के बारे में स्टडी की जा रही है, यानी कि इंटायर जो होमोसेपियंस हैं उनके सेल के बारे में स्टडी की जा रही है। तो देखो, अगर मान लो कि एक होमोसेपियन है, एक ह्यूमन स्पीसीज है, तो उसकी जब लाइफ हिस्ट्री को स्टडी की जा रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज तक कोई होमोसेपियंस मरा ही नहीं है, फिर तो मतलब पॉपुलेशन एकदम मतलब जे कर्व में चला गया होता। तो उसके डेथ तक की जो हिस्ट्री है वो सभी क्या कर जाती है, निकाल ली जाती है कि इसका रिलेटेड कोई स्पीसीज है क्या, हाँ बिल्कुल है, भर भर के हैं स्पीसीज हमारे पास। उनकी डेथ हुई है क्या, तो सर अभी तक तो छुट्टी नहीं मिल रहा है, इतना डेथ हो रहा है। यानी कि उस सब को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, किसमें, इस लाइफ हिस्ट्री के अंदर। जब बायोलॉजी की बात हो तो और साइंटिस्ट लोग उसमें इंक्लूड न किए जाएं तो मतलब बायोलॉजी बढ़िया से पढ़े नहीं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन क्या किए, इन्होंने जो कोलेजन प्रोटीन था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, उन्होंने ये दिया कि जो देखो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन्होंने ये बताया। साथ ही साथ इन्होंने एक और काम किया, एक रामाचंद्रन प्लॉट पे काम किया। रामाचंद्रन प्लॉट इन्हीं का है। देखो, ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, और ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज हम लोग क्या हो जाएंगे, अपने सब्जेक्ट से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि एक जीएन रामाचंद्रन हुए जिन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट दिया, साथ ही साथ इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं, कोलाजन प्रोटीन, प्रोटीन में भी कौन सा, कोलाजन प्रोटीन, देखो छूट गया, ठीक। देखो, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कि जो सेल है हमारा, एक सेल का बेसिक मतलब स्ट्रक्चर क्या है, कि आखिर सेल में क्या क्या जरूरी चीजें होते हैं, कि अगर कोई सेल है उसमें वो सेल में क्या क्या चीजें होंगी। देखो, ये जो हम एक स्ट्रक्चर बनाए गोल, ये सबसे मान लो आउटर क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है। मान लो कि ये सेल का सबसे आउटर क्या है, लेयर है, ठीक। तो जो सबसे आउटर लेयर है इसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। यानी कि ये अभी जो हम मान लो कोई पेड़ है, पेड़ को जब हम टच करेंगे तो जो बाहरी स्ट्रक्चर हमने टच किया वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के जस्ट जो अंदर एक स्ट्रक्चर बना है, यार देखो, ये वाला सेकंड गोला हमने पारा, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये वाला। यानी कि हमने कितने गोले बनाए, 3। एक बनाया जो सबसे पहला था आउटर, ये देखो सबसे क्या था, आउटर, ये था सेल वॉल। उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर हुआ वो था कौन सा, सेल मेम्ब्रेन। और जो ये तीसरा आया
ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल था। इस सिंपल सा सिंपल में एक छोटा सा चीज और ध्यान रखेंगे। ये जो हमने डैश डैश लाइन बनाया है, जो डैश लाइन बनाया है, ये है आपका सबसे अच्छा सा साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। वो जो डैश लाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा ऐसा, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। देखो ये, चूंकि देखो यहाँ पे सेल वॉल बताया गया है, तो एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि क्या है? क्या ये एक प्लांट सेल है क्या? हाँ, क्या है ये? प्लांट सेल है। देखो जो सेल है हमारे पास, एक है उसका सेल वॉल। सेल में दो चीजें एकदम मतलब बढ़िया है, समझो। एक है सेल वॉल और एक है प्रोटोप्लास्ट। एक है सेल वॉल और एक है क्या? प्रोटोप्लास्ट। ध्यान से देखेंगे, ये है सेल, और सेल में कितने पार्ट हुए? दो। एक है हमारे पास सेल वॉल और एक है हमारे पास क्या? प्रोटोप्लास्ट है। जो हमारा सेल वॉल होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट क्या है? लेयर है। तो देखो जो सबसे बाहरी लेयर होगा, क्या वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा क्या? बिल्कुल। जैसे कि मान लो उधर से अगर मेरे पर किसी ने पानी डाला, तो क्या मेरा पूरा लिवर, किडनी, हार्ट भीग जाएगा क्या? या फिर सिर्फ बाहर का जो स्किन है वही भीगेगा? बिल्कुल, सिर्फ जो बाहर का स्किन लेयर है, सिर्फ क्या होगा? वो भीगेगा। यानी कि जो सबसे आउटर में लेयर होगा कहीं पे भी, उसका जो न चाहते हुए भी उस बेचारे का जो फंक्शन होगा, वो सेफ्टी प्रोवाइड करना हो जाएगा। यानी कि देखो जो ये सेल वॉल है, इसका एक काम है, इसका जो फंक्शन है एक है इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, चूंकि सबसे आउटर में है ना, आउटर में बेचारा ना चाहते भी क्या हो जाएगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और देखो ये सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो कि मैं हूं, अगर हमको एक लोहे के पाइप में क्या कर दो? पैक कर दो। अब मैं अंदर से चाह कर भी वो जो बाहर का लोहा का पाइप है उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि वो जो लोहा का स्ट्रक्चर है हार्ड वाला ऊपर से, वो मेरा भी क्या कर रखा है? मेरा शेप को मेंटेन कर रखा है। यानी कि ये शेप को क्या करता है? मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सेल को रिजिडिटी बनाता है, रिजिड बनाएगा। अब देखो इतना सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड जब तुम्हें पता चले कि ये तो एक नॉन लिविंग था, जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब ये एक डेड पार्ट होता है। सबसे बाहरी का पार्ट क्या होता है? डेड पार्ट होता है। अब देखो ये डेड है, तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ये बना होता है किसका? सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। देखो अब थोड़ा सा देखो इस प्रोटोप्लास्ट की तरफ। सेल वॉल और एक क्या था? प्रोटोप्लास्ट। देखो सेल वॉल को छोड़ करके यहाँ पर बाहर में क्या है? सेल वॉल है। इस डेड पार्ट को छोड़ करके बाकी अंदर के जितने भी लिविंग पार्ट हैं वो सभी क्या है? प्रोटोप्लास्ट हैं। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सभी क्या है कहलाएंगे? प्रोटोप्लास्ट का एक पार्ट कहलाएगा। यानी कि देखो एक्सेप्ट सेल वॉल, ऑल लिविंग पार्ट्स
नोन एज प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आएंगे? एक आएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक, एक आपका आएगा कौन सा ये प्रोटोप्लाज्म, एक आपका आएगा इसमें क्या न्यूक्लियस। देखो यहां पर जो ये प्रोटोप्लाज्म बनाया गया है, सॉरी यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म बनाया गया है, ये साइटोप्लाज्म जो डैश लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाकई में एक जेली लाइक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे हम लोग जेली खाते हैं वैसा ये जेली लाइक सब्सटेंस वहां पे होता है। देखो जो ये प्रोटोप्लास्ट है ये भी आगे चल के दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है आउटर साइड जो बाहर का स्ट्रक्चर है, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर है वही कहलाएगा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इनर का स्ट्रक्चर है, जो इनर साइड है, जो लिविंग सब्सटेंस है, वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। देखो एक है आउटर साइड और एक है इनर साइड। आउटर साइड वाला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे पास इनर साइड वाला है, इनर साइड वाला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये प्रोटोप्लाज्म अलग है और प्रोटोप्लास्ट अलग है। अब देखो जो आउटर लिविंग बाउंड्री है, जो आउटर लिविंग बाउंड्री है वो क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि आउटर इनर जो सब्सटेंसेज हैं, कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर की तरफ आएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, वो सभी ये आउटर साइड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काम करेगा। अब देखो कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आने देना है और कौन सा सब्सटेंस पे रोक लगाना है, ये करने के लिए क्या उसको मतलब कुछ एक बैरियर जैसा होना पड़ेगा क्या, कि सब सब्सटेंस को अंदर नहीं आने दे। नहीं तो ऐसे तो सारे हार्मफुल सब्सटेंस क्या होंगे सेल के अंदर आ जाएंगे, सेल का फंक्शनिंग क्या करेंगे बिगाड़ देंगे। तो उसके लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको होना पड़ेगा सेमी परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्रोटोप्लास्ट को आउटर साइड से क्या करता है ये कवरिंग प्रोवाइड कराता है और बाहर की साइड से क्या करता है ये घेर के रखता है। वहीं पर जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये इनर लिविंग सब्सटेंस है। सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के जितने भी लिविंग मटेरियल है वो सभी क्या है प्रोटोप्लाज्म में है। इसमें दो चीजें इंक्लूड करी गई है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या है, एक है आपका न्यूक्लियस और एक है आपका क्या साइटोप्लाज्म। देखो जो न्यूक्लियस होगा एक सेल में एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वही सेल को क्या करता है पूरा कंट्रोल करके रखता है। और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है जो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है इसी साइटोप्लाज्म में देखने को हमें मिलता है। और न्यूक्लियस का क्या काम है उस पूरे सेल के फंक्शनिंग को सेल को क्या करता है कंट्रोल करता है। जैसे न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह है, न्यूक्लियस सेल का क्या कहलाएगा ब्रेन कहलाएगा और वही सेल को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो देखो एक हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा जेन रामाचंद्रन, एक है रॉबर्ट हुक। देखो रॉबर्ट हुक सर क्या कह रहे हैं, देखो 1635 to 1703 जो रॉबर्ट हुक सर हैं
सेल के बारे में जो हम इतना डिटेल में अभी आगे देखने वाले हैं और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो सेल है, इस सेल की जो डिस्कवरी हुई थी कि फर्स्ट टाइम सेल किसने देखा। जैसे कि मान लो कि एक नदी है, नदी में कूदने वाले 100 लोग खड़े हैं, लेकिन कोई डर के मारे जा नहीं रहा है कि पता चला गया और भीतर मगरमच्छ पकड़ लिया। तो जो फर्स्ट टाइम हिम्मत दिखाकर क्या होगा, उसके अंदर कूदेगा, उसी का क्या होगा, नाम होगा। वैसे ही रॉबर्ट हुक्सर है। सेल के बारे में बाकी सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन कम से कम सेल जैसा कुछ होता है ये तो पता बताया किसने, रॉबर्ट हुक्सर ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बताया कि सेल जैसा कुछ होता है। अब देखो, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किया, डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बेचारे रॉबर्ट हुक्सर बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस प्लांट होता है, क्योंकि देखो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बाकी लोगों की तरह चौराहे पर बैठकर पंचायती नहीं करते हैं। ये लोग बहुत ही क्या होते हैं, शांत स्वभाव के, अपना एक कहीं पे क्वार्टर लिया, रूम लिया और वहां पर आराम से शांति से क्या कर रहे हैं, बैठ के अपना रिसर्च वगैरह पढ़ रहे हैं। तो जो रॉबर्ट हुक्सर हैं, इन्हें भी क्या किया गया, इन्हें अपना एक रूम दे दिया गया। पहले टाइम पे क्या होता था कि जो साइंटिस्ट लोग होते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी, उनकी क्या होती थी, बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। गवर्नमेंट भी उनकी बातों को सही से सुनती थी, समझती थी। क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं इनको ज़्यादा पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, इनका ये समझना होता है कि कैसे अपनी कंट्री को बेहतर बनाए, कैसे इस मतलब जो यूनिवर्स है इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन कभी कभी जब आप देखोगे तो साइंटिस्ट लोगों के बीच अलग ही तरीके का रेस लगा हुआ है कि हमको काहे नहीं नोबेल प्राइज मिला, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो देखो जो रॉबर्ट हुक्सर है अपना एक रूम लेकर के आराम से रिसर्च कर रहे हैं। तो जो आसपास में चीजें अवेलेबल है, प्लांट्स, आदमी पहले उन्हीं चीजों पर रिसर्च करता है जो आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, जो आसानी से नियर बाई में अवेलेबल हो। जो लोकल चीज हो पहले उन्हीं को क्या करता है आदमी, देखता है, सुनता है, समझता है। जैसे अगर मुझे आपको कोई बात समझानी है तो हम उन्हीं चीजों का सपोर्ट लेंगे जो मेरे आसपास हो। जो जैसे कि मान लो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो कि यहाँ पर बैक्टीरिया है, तो हमने किसकी तरफ इशारा किया, इस बोर्ड की तरफ, कि इस बोर्ड पे मान लो कि क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। वैसे ही रॉबर्ट हुक्सर बिलोंग करते थे कहाँ से, इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस ट्री होता है, फेमस क्या मतलब बहुत कॉमन ट्री है, जिसको बोलते हैं ओक ट्री। क्या ट्री? ओक, OAK, ओक प्लांट। इसके जो बाहर का जो होता है बार्क, बार्क मतलब छिलका, जो डेड कॉर्क टिश्यू है उस पर रिसर्च करके इन्होंने पता किया। जब फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल की डिस्कवरी की तो इसी ओक ट्री से, ओक ट्री के बार्क से क्या किया, डिस्कवर किया। अब जो कि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, वो क्या होता है, डेड होता है। तो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी वो एक डेड सेल था। अब इससे मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी हुई थी वो डेड हुआ था कि लिविंग का हुआ था। बस फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी हो गई तो हाँ हो गई, तो बस उतने पे ही क्या रखो, शांति रखो, बाकी आगे का रिसर्च बाद में देखा जाएगा, अभी सिर्फ डेड से ही काम चलाना है। तो जो देखो एक कॉर्क सेल है, कॉर्क सेल नॉन लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग होने के लिए तो आपके पास प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, यानी कि चूंकि जो एक कॉर्क सेल होगा, जो क्या होगा, कॉर्क सेल होगा, ये होगा नॉन लिविंग। क्यों नॉन लिविंग? इसलिए क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं, नो प्रोटोप्लाज्म।
इनके पास प्रोटोप्लाज्म देखने को मिला ही नहीं। अब प्रोटोप्लाज्म जब नहीं है तो फिर इनके पास क्या है जिसकी वजह से डेड गिर रहे हैं बेचारे। ये देखो पौधों में जब बहुत बारिश हुआ तो ऐसा थोड़ी कि एकदम पूरा ब्रांच एकदम सांस नहीं ले पा रहा है, पूरा एकदम प्लांट के ब्रांचेस से पानी एंट्री कर रहा है, प्लांट के स्टेम से पानी एंट्री कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो ये डेड मटेरियल है कॉर्क सेल, ये इसमें प्रोटोप्लाज्म के बदले जो प्रेजेंट है वो है सुबेरिन। उसमें क्या प्रेजेंट है? नो प्रोटोप्लाज्म, तो इसके बदले क्या है? सुबेरिन प्रेजेंट है। जो ये सुबेरिन होगा ये आपका होता है एक वैक्सी सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस होता है? एक वैक्सी सब्सटेंस है और ये वाटर प्रूफ होगा। वैक्सी सब्सटेंस के साथ में क्या है? ये वाटर प्रूफ, यानी कि पानी पड़ने से भी, अगर पानी पड़ रहा है तो भी क्या होगा? ये खराब नहीं होगा बेचारा। अब देखो रॉबर्ट हुक सर ने लाइफ का इतना साल साइंस को क्या किया? डोनेट कर दिया, कि अपने जीवन का इतना हिस्सा विज्ञान के नाम पे क्या किया? डोनेट कर दिया। तो इन्होंने इतने दिन जो साइंस में रिसर्च करें, ये सब लिखा कहाँ पे होगा? क्या सिर्फ रिसर्च करके ऐसे ही छोड़ दिया क्या? कि वापस से कभी कोई और साइंटिस्ट होगा तो वो अपना रिसर्च करेगा, हम अपना रिसर्च करेंगे, मेरा रिसर्च पे हम चल दिए, तो ये प्रॉब्लम थी। इन्होंने अपना सारा रिसर्च एक बुक में क्या किया? लिख दिया। तो वो फेमस बुक कौन सी कहलाई? वो फेमस बुक कहलाई माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपना सारा डिटेल, सारा ऑब्जर्वेशन, सारा रिजल्ट जो एक सेल के बारे में इन्होंने रिसर्च करा था, किस में लिख दिया? एक बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक में लिख दिया। अब देखो एक थे रॉबर्ट हुक, एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एंटन वॉन लीवेनहुक। जिनका क्या नाम है? एंटन वॉन लीवेनहुक, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं एबी। क्या है? लीवेनहुक, ठीक। एंटन वॉन लीवेनहुक, देखो ये है 1632 to 1723, 1632 से 1723, और ये कितने थे? 1635 से 1703। अब देखो जो ये एक साइंटिस्ट हुए एंटन वॉन लीवेनहुक, ये एक डच साइंटिस्ट है। क्या है? डच से बिलोंग कर, जैसे कि मान लो कि कोई साइंटिस्ट अगर इंडिया का होगा तो उसको इंडियन साइंटिस्ट बोलेंगे, अगर कोई जर्मनी का होगा तो उसको जर्मन साइंटिस्ट बोलेंगे, यानी कि जिस कंट्री का होता है उसको वहाँ के नाम से बुलाते हैं। तो वैसे ही जो एंटन वॉन लीवेनहुक हुए ये एक डच साइंटिस्ट हुए। इन्होंने कुछ बढ़िया माइक्रोस्कोप खोजा। जो हुक सर के पास, जो रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था, उससे बढ़िया माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। इनका माइक्रोस्कोप कोई चीज को मान लो 150-200 गुना अगर जूम कर पाता था, तो लीवेनहुक सर का जो माइक्रोस्कोप हुआ ये 250-300 गुना, मतलब और ज्यादा क्या किया गया? इन्होंने बढ़िया माइक्रोस्कोप बनाया। क्योंकि देखो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है? बढ़ती है। टेक्नोलॉजी भी क्या होते हैं? एडवांस होती है। अब देखो जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो चीज़ों को समझने में क्या होती है? और आसानी होती है। इन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया? देखा। जब इनके पास एडवांस तरीके के, थोड़ा सा जब एडवांस इनके पास माइक्रोस्कोप आया तो इन्होंने क्या क्या पहले देखा? जैसे कि मान लो कि अगर आप कॉलेज में गए और आपको माइक्रोस्कोप मिल गया देखने को, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आदमी अपना हाथे अंदर करके देखता है कि देखो तो मेरे हाथ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, देखो तो इस दीवार पे कितने सारे बैक्टीरिया हैं। तो ऐसे नहीं होता है, एक
प्रोसेस होता है उसको करने के लिए। आप जितना का लेंस लगाएंगे, जितना मैग्नीफिकेशन का लेंस लगाएंगे, उतना वो जूम करके दिखाएगा। तो जो इन्होंने सेल कुछ देखा, एक बैक्टीरिया को देखा, क्या देखा, बैक्टीरिया देखा, एक प्रोटोजोआ देखा, स्पर्म सेल देखा, और क्या देखा इन्होंने, ब्लड सेल देखा, और बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन जो मेन चीजें इन्होंने यही देखा। अब देखो, सभी चीजें माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखी। सभी चीजें इन्होंने कैसे देखी, माइक्रोस्कोप से देखी। जब इतना सारा, जब माइक्रोस्कोप पे बेचारे इन्होंने काम कर लिया, तो इनको मतलब आगे चल के एक इन्होंने देख, इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं बेचारे, बैक्टीरिया को देखा, प्रोटोजोआ है इन पे देखा, स्पर्म सेल इसको देखा, ब्लड सेल इनको देखा। माइक्रोस्कोप में बेचारे इतने डूब गए, इतना माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इन्होंने एडवांस बनाया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको बोल दिया गया, नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब देखो, हाँ तो वो तो बता ही चुके हैं कि इनके टाइम पे जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया वो रॉबर्ट हुक से क्या बनाया, थोड़ा सा और मतलब एडवांस तरीके का बनाया, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक का था वो लगभग 150-200 गुना देख पाता था। इन्होंने नया वाला माइक्रोस्कोप अपना बनाया, तो इन्होंने सिंगल लेंस का बनाया था, पावरफुल था, उनका थोड़ा कंपाउंड टाइप का था। इन्होंने बनाया तो 250-300 गुना देख पाया, यानी कि जो चीजें ये नहीं देख पाए थे रॉबर्ट हुक सर, उन्होंने लेवन हुक ने आकर के देखा। अब देखो, कोई भी सेल है, अगर डेड सेल की बात छोड़ दी जाए तो, अगर सेल है तो सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इन्होंने सिर्फ सेल के बारे में देखा था, तो एक रॉबर्ट ब्राउन भी नाम का क्या होगा, साइंटिस्ट हो। अभी कुछ 2-3 साइंटिस्ट को ही क्या करेंगे, देखेंगे। एक और साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर क्या किया, न्यूक्लियस को देखा। अब बात ये आती है कि इन्होंने जिस न्यूक्लियस को देखा वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस को देखा कि एनिमल सेल के न्यूक्लियस को देखा। अगर मान लो कि अगर ये जूलॉजिस्ट होंगे तो एनिमल्स की तरफ ज़्यादा ये अट्रैक्ट होंगे, अगर ये बॉटनिस्ट होंगे तो प्लांट की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा इनका झुकाव होगा। तो ये बेचारे ठहरे क्या, बॉटनिस्ट। ये क्या थे, ये हुए एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट, इसीलिए इनका प्लांट्स की तरफ क्या होगा, ज़्यादा झुकाव होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या हुए, एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट हुए, और इन्होंने प्लांट सेल का एक न्यूक्लियस क्या किया, देखा। प्लांट सेल के न्यूक्लियस को क्या किया, देखा। जो लिख लेंगे 1831 में, 1831 में, हालांकि साल वगैरह उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है। फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने पता किया, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्यों, क्योंकि सेल के बारे में तो रिसर्च चल ही रही थी, लेकिन सेल का जो बेचारा कंट्रोल यूनिट है, बेचारा न्यूक्लियस, उसको किसने रिसर्च किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखेंगे एन फॉर न्यूक्लियस। ठीक, देखो जो रॉबर्ट हुक का जो काम था वो सेल का स्ट्रक्चर और जो सेल का क्या फंक्शन, वो सभी चीजें अब और समझना क्या हो गया, आसान हो गया। जैसे मान लो मैंने सेल देखा, अब सेल में हम देख रहे हैं कि सेल का ये काम हो रहा है, सेल का ये काम हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो कहाँ से रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे न्यूक्लियस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और जब न्यूक्लियस का खोज हो गया, जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गई, तो उन सेल थ्योरी को, जो सेल के बारे में बात कही गई थी, वो समझना क्या हो गया, और आसान हो गया। ठीक, अब देखो जो सेल थ्योरी को समझने में आसानी मिली, वो सेल थ्योरी है क्या, देखो
सेल थ्योरी क्या है? ऐसा नहीं है कि देखो, एक मान लो कुछ बुक्स लिखी जा रही हैं, ठीक, तो बुक्स लिखने में हो सकता है 2 व्यक्ति लगे, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, या फिर 10-12 व्यक्ति हो, ठीक, इतने सारे पर्सन हो सकते हैं। तो लेकिन उनमें से जो अहम भूमिका जो लोग निभाते हैं, जिनका मेन रोल होता है, उसी का नाम आगे चल के क्या होता है? पब्लिश होता है। जो सेल थ्योरी दिया, जिन 2 महान साइंटिस्ट लोग का नाम आया, वो था स्केलेटन और स्वान। स्केलेटन और क्या है? मैथियस स्केलेटन और थियोडर स्वान, ये 2 साइंटिस्ट हुए। एक है जर्मन बॉटनिस्ट और एक है जर्मन जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। और दोनों ही कहां से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं जर्मनी से। क्योंकि देखो, जो साइंटिस्ट बॉटनी वाले हैं वो मतलब प्लांट्स की तरफ क्या होंगे? ज़्यादा रिसर्च करेंगे। जो जूलॉजी वाले हैं वो एनिमल्स की तरफ क्या होंगे? ज़्यादा उनका रिसर्च होगा। मजे की बात है कि ये देखो, ये जो स्केलेटन सर हुए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने हुए हैं, इतना ही कहा। तो हाँ, इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो स्वान सर ने सोचा, अच्छा ये बोला, इन्होंने भी ये बोल दिया कि हाँ तो ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं ना वो भी किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बोले कि अच्छा तुम प्लांट्स वाले हो, तुम बॉटनी वाले हो, ठीक है, हम जूलॉजी के अकॉर्डिंग बोल दिए जाओ कि सभी एनिमल्स भी किस चीज के मिलकर बने हुए हैं? सेल के मिलकर बने हुए हैं। अब उस टाइम पे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, उतना तो कम्युनिकेशन फास्ट था नहीं आज के जैसा कि फोन घुमाया और बात कर लिया। तो इन्होंने अपना अलग थ्योरी दे दिया कि सभी प्लांट्स सेल के मिलकर बने हुए। इन्होंने अलग थ्योरी दे दिया कि हाँ तो मेरे भी जितने सारे जानवर हैं वो भी सभी किससे मिलकर बने हुए? सेल से बनकर बने हुए। ये बेचारे जर्मन बॉटनिस्ट ठहरे, ये बेचारे जर्मन जूलॉजिस्ट ठहरे। जो सेल थ्योरी का जो फाउंडेशन हुआ, मतलब जो फाउंडेशन मतलब बेस कि हाँ यहाँ से अब बनना स्टार्ट हुआ, वो सेल थ्योरी का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इन्हीं स्केलेटन और स्वान सर से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। जो मॉडर्न सेल थ्योरी आई, देखो जो मॉडर्न सेल थ्योरी आई, मॉडर्न सेल थ्योरी में सेल का देखो, सबसे पहले की जो मॉडर्न सेल थ्योरी इन्हीं दोनों के स्टेटमेंट से आई कि देखो धरती पे क्या क्या है? एक प्लांट है और एक एनिमल है। वैसे हमने पहले भी कैटेगराइज कैसे किया था कि धरती पे 2 ही चीज अवेलेबल है, एक या तो लिविंग है और एक या तो नॉन लिविंग है। ऐसे ही इन दोनों ने भी कैटेगराइज कर दिया कि धरती पे देखो बाबू, एक हम प्लांट वाले हैं और एक तुम एनिमल वाले हो, थर्ड की एंट्री हम अलाउ नहीं करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर सिंगल स्टेटमेंट दे डाला, क्या कि धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और अगर सेल से नहीं मिले हुए तो सेल का प्रोडक्ट जरूर है वहां पर। यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस एंटायर अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल के प्रोडक्ट क्या है और सेल क्या है? सेल तो इतनी देर से समझा ही रहे हैं। सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब सेल से जो चीजें मिल करके बनी हुई हैं। जैसे सेल से ही मिल करके क्या बना हुआ है? टिश्यू बना हुआ है। टिश्यू से मिल करके आगे ऑर्गन्स बना हुआ है। ऑर्गन्स से आगे मिल करके क्या बना हुआ है? ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो ये सभी क्या है? सेल के प्रोडक्ट है। अभी देखो एक और यहां पर कि एक इन्होंने और स्टेटमेंट दिया। पहला तो ये स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
किससे बने हुए हैं? या तो वो सेल से बने हुए हैं या फिर सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इनका एक और धुरंधर स्टेटमेंट आया, हर एक सेल अपने पुराने वाले सेल से ही क्या हुआ है? उठ कर गया हुआ है। यानी कि ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि अगर देखो ये सेल अगर है तो जरूर इसके पीछे भी सेल है, ये कहीं खुद से जनरेट नहीं हो करके आया है, जरूर इसका कोई ना कोई क्या होगा? क्रिएटर है। अगर किसी ने, अगर मेरे पास एक पेंटिंग है तो जरूर पेंटर उसका होगा। ऐसा थोड़ी कि पेंटिंग अपने आप उड़ करके आ गया कहीं से, नहीं। अगर मेरे पास ये बोर्ड है तो जरूर ये बोर्ड कोई तो बनाया होगा, है। अगर एक सुंदर सा घर है कहीं पे तो जरूर उस घर को बनाने वाला कोई तो मिस्त्री रहा होगा, भले वो अभी नहीं है, मान लेते हैं। एक घर है जो 200 साल क्या है? पुराना है, या फिर एक घर है जो 1000 साल क्या है? पुराना है, तो भले उसका जो मिस्त्री था वो मिस्त्री आज नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई मिस्त्री तो रहा ही होगा। वैसे ही जो ये सेल है, सभी सेल अपने अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिल आते उठ के हैं। भले वो अभी नहीं होंगे लेकिन वो जरूर रहे होंगे। तो इसी को कहा गया है कि ऑल सेल arises from pre existing cell। इसको बोला जाता है ओमनाइट सेलुलर ई सेलुलर। इसको क्या कहा जाता है? ओमनाइट सेलुलर ई सेलुलर। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और इसको कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ओमनाइट सेलुलर ई सेलुलर का मतलब बताओ, तो फिर वहीं पे लिखा होता है कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको टिक करना होगा। मॉडर्न सेल थ्योरी में एक और चीज की बात आई, क्या? कि सेल कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल क्या है? अरे वही डीएनए। यानी कि ऑल सेल के पास क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल क्या है आपका? वो है डीएनए। क्या होगा? आगे डॉटर सेल में इसको पास कर दिया जाएगा। यानी कि देखो, अगर हम लोग हेरिडेटरी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो क्या उस टाइम तक डीएनए पर रिसर्च हो रहा था क्या? क्या उस टाइम तक हम लोग डीएनए को जान गए थे क्या? हाँ, जब हम डीएनए को जान गए थे तभी तो ये हेरिडेटरी मटेरियल की क्या आई? बात आई। यानी कि डीएनए ऑलरेडी क्या हो रखा था? डिस्कवरी हो रखी थी। मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री हम लोग क्या हो गए थे? समझ चुके थे। साथ ही साथ जो एनर्जी है, हर एक सेल क्या है? लिविंग और लिविंग है, ठीक। तो जो सेल है वो एनर्जी कैसे बना रही है, एनर्जी एक सेल के अंदर कैसे बन रही है, ये भी क्या है? एक मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर के हाउ एनर्जी ऑकर्स इनसाइड अ सेल, ये भी क्या है? सेल थ्योरी का ही क्या है? स्टेटमेंट है। अब देखो, जैसे केमिस्ट्री हम और आप पढ़ते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं थोड़े बहुत, फिजिक्स में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत क्या होता है? एक्सेप्शन होता ही होता है। तो फिर उसमें बायोलॉजी बोला कि ठीक है, हमारे में भी एक्सेप्शन आएगा, इन्होंने भी एक्सेप्शन दे दिया। सेल थ्योरी में भी क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी।
पहले आप ये समझो कि एक्सेप्शन आखिर क्या होता है, एक्सेप्शन किसको कहते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो मैंने रूल बनाया वो रूल यहाँ पर वैलिड नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन केस। जैसे एक शादी है, एक फंक्शन हो रहा है कहीं पे, जहां पर ये बोला गया है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति 10-10 रोटी खा सकता है, 10 रोटी से कम कोई नहीं खाएगा, और उसी में एक बच्चा है जो कि बेचारा अभी मात्र 2 साल का है और वो सिर्फ आधी रोटी खा पाएगा, तो वो बच्चा क्या हो गया, एक्सेप्शन केस चला गया। एक्सेप्शन मतलब कि उसको उस रूल के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाएगा, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। तो जो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन बना वो बना हमारा आपका दुलारा वायरस। क्या बना, वायरस को निपटा दिया गया यहाँ पर। क्यों, देखो जो वायरस होते हैं, वायरस कंप्यूटर को तो खराब करते ही हैं, आगे चल के देखें कि वायरस बहुत मतलब माथा खराब कर देता है बायोलॉजी में। वायरस देखो क्या है, जो वायरस है, वायरस ऐसे तो मान लो कि यहाँ पे है तो पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पे है पड़ा हुआ है, टेबल पर है पड़ा हुआ है। अगर नॉन लिविंग के कांटेक्ट में है वायरस तो फिर वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है, होस्ट क्या होता है, अगर वायरस अगर मेरे ऊपर आके बैठा है तो मैं उसके लिए क्या हूँ, होस्ट हूँ। अगर कोई एनिमल के ऊपर जाकर बैठा हुआ है तो एनिमल क्या है, उसके लिए एक होस्ट की तरह काम कर रहा है। यानी कि जो वायरस है अगर होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वायरस फिर क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। अब देखो जब तक वो डेड है, यानी कि जब तक वो होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तब तक तो वो क्या है, एक नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग हो गया। अब जब लिविंग हो गया तभी वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि वैसे टेबल पे पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आया तो वो एकदम सेल्सिंग है, वो एकदम जिंदा है, अच्छा खासा सब काम कर रहा है वो भी, है ना। अब देखो जो ये मॉडर्न सेल थ्योरी था, यानी कि जब डीएनए वगैरह समझ रहे थे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री वगैरह समझ गए थे, तो ये तो मतलब एडवांस तरह का बात हो गया। हाँ, ये 20th सेंचुरी की बात थी, 20th सेंचुरी की बात थी। अब देखो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, और यहाँ पर देखो जो ये ओमिनाई सेलुला ई सेलुला जो ये स्टेटमेंट है, ओमिनाई सेलुला ई सेलुला, ये मॉडर्न सेल थ्योरी ज्यादातर बुक्स में देखने को मिलता है कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया। कोई अगर एक बुक लिखते हैं आप, ठीक, तो बुक आप अकेले नहीं लिखेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी लेकिन नाम किसका होगा, नाम उसका होगा जिसने सबसे ज्यादा उस पर काम किया है। यानी कि नाम किसका होगा, जिसने काम किया है, और नाम बदनाम भी किसका होगा, जिसने काम किया है ना। तो वैसे ही जो ओमिनाई सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, लेकिन नाम किनका होगा, रुडोल्फ विर्चो सर का। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये वाला क्या किया, इसमें स्टेटमेंट को ऐड किया। ठीक, अब देखो इतना सब कुछ देखने के बाद एक हम लोग सेल का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक, सेल का ओवरव्यू का मतलब क्या है, देखो सेल का ओवरव्यू का मतलब है कि सेल के बारे में एक जनरल जानकारी, सेल के बारे में एक जनरल जानकारी। जनरल जानकारी क्या होती है कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है। क्या हम लोग ये जानते हैं क्या कि जो सेल है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल का अलग अलग साइज है, सेल का अलग अलग शेप है, और शेप और साइज अगर अलग अलग है
तो सेल का क्या होगा, फंक्शन भी अलग अलग ही होगा। देखो जो सेल है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ है। ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। अब देखो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं और उनके सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। अब देखो जो हमारे पास सेल का साइज है, सिर्फ साइज देखो, सेल का साइज है आपका 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। ये जो दिख रहा है, ये माइक्रो का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। खैर चलो देखो, जनरली जो सेल है वो तो माइक्रोस्कोपिक है और उस सेल का जो एक जनरल साइज है वो है 1 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 100 माइक्रोमीटर तक सेल क्या होता है, दिखते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि जैसे एक बैक्टीरिया ले लो, क्या ले लो, बैक्टीरिया ले लो। जो आपके पास बैक्टीरिया होंगे वो लगभग 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक के वो होंगे। जो आपके प्लांट सेल होंगे, प्लांट सेल कितने हैं, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। जो ह्यूमन एग सेल है, ह्यूमन एग सेल लार्जेस्ट एग सेल है। ह्यूमन एग सेल क्या है, लार्जेस्ट एग सेल है। मतलब ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, उनमें सबसे जो बड़ा सेल है वो है ह्यूमन एग सेल इन ह्यूमंस। ठीक, ये कितना बड़ा है, तो सबसे बड़ा है, मतलब कितना से कितना रेंज था, 100 माइक्रोमीटर तक का रेंज है उसका। तो ये क्या 100 माइक्रोमीटर तक होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। उसके बाद एक है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इनका कितना है, ये है लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर। एक है एक टिपिकल यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट तो इतना डिटेल में देखें कि आप कहिए कि वाकई में मजा आ गया। जो टिपिकल यूकैरियोट है ये भी लगभग 10 से 10 to 100 माइक्रोमीटर है। ये डिपेंड कर रहा है सेल पे कि मतलब कैसा सेल है। जैसे मान लो कि अगर प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, सेल बड़ा है, सेल साइज छोटा है, उस पर ये क्या है, सेल का जो साइज है क्या करता है, डिपेंड करता है। और फिर एक आता है हमारा वायरस, जो एक्सेप्शन में भी क्या है, एक्सेप्शन है। ये है आपका 0.02 से 0.3 माइक्रोमीटर। क्या, माइक्रोमीटर। यानी कि वायरस तो बेचारा एक्सेप्शन में भी क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये है कि अलग अलग जो सेल हैं उनका साइज क्या है, अलग अलग है। जो बैक्टीरियल सेल था 1 से 5 माइक्रोमीटर था। जो प्लांट सेल था वो 10 लगभग, प्लांट सेल
10 माइक्रोमीटर थोड़ी था, प्लांट सेल 10 से 100 था, वही तो बोल रहे हैं, फिर 100 छूट गया है, 10 से 100 माइक्रोमीटर। अब देखो जब बोला जाता है कि लार्जेस्ट, तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम क्या है 100 है, तो समझ जाइए कि कितना 100 है। आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोट्स 10 से 100 माइक्रोमीटर, ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन एनिमल है कि प्लांट है। वायरस 0.02 से 0.03, यानी कि जो नॉर्मल सेल है उनके साइज से भी क्या है, ये छोटा है, कौन सा वायरस बेचारा। ठीक, देखो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी इसमें है कि जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है, जो क्या है आपका स्मॉलेस्ट सेल है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरियल सेल होता है, क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है। जो आपका लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच का एग, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एक लार्जेस्ट क्या है सेल है। वहीं पे आपका एक है लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, क्या है लॉन्गेस्ट, क्या है न्यूरॉन है। लॉन्गेस्ट कितना है ये, तो ये लगभग 1 मीटर का है। देखो जब बात कही गई है न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स लगभग 1 मीटर, मतलब कहां से कहां, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पैर के अंगूठे तक को समझ लो 1 मीटर तक, उतना क्या है ये न्यूरॉन है, लॉन्गेस्ट है। अब देखो हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या बहुत सारे नर्व्स हैं क्या, हाँ बिल्कुल है। हमारी बॉडी में अकेला नर्व थोड़ी है, अगर बॉडी को खोल दिया जाए तो बहुत सारे नर्व मिल जाएंगे। तो हमारी बॉडी में इतने सारे जो नर्व सेल प्रेजेंट हैं, उन नर्व सेल में जो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल हुआ वो हुआ साइएटिक नर्व। क्या हुआ, साइएटिक नर्व है, जो कि एक नर्व का क्या है, हाँ तो देखो क्या करते हैं कि बहुत सारे बॉडी में क्या है नर्व्स हैं, उन सभी नर्व्स में जो एक न्यूरॉन है साइएटिक न्यूरॉन, वो क्या होता है लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होता है, समझे ना। तो बोलते हैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में न्यूरॉन निपटा देते हैं, लेकिन जब पूछ दे कौन सा न्यूरॉन, तो जा छत का पंखा देखे लगेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो साइएटिक न्यूरॉन्स होता है, साइएटिक न्यूरॉन जो है ये क्या है लॉन्गेस्ट है, कितना अप टू 1 मीटर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू टोए, टोए मतलब पैर का अंगूठा, भूल तो नहीं गए, टोए तक ये होता है। अब देखो एक है शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल देख चुके हैं, एक है हमारे पास शेप ऑफ सेल। देखो शेप ऑफ सेल क्या कह रहा है, जो सेल का शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है बदलते रहता है। यानी कि जो आपके पास शेप है वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है बदलते रहता है। देखो जैसे कि हमारे पास जो WBC है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, या फिर जो एग सेल है वो गोल होता है स्फेरिकल होता है। यानी कि देखो जो हमारे पास क्या है WBC है, या फिर जो एग सेल है वो क्या होता है स्फेरिकल होता है। वहीं पे जो हमारे पास RBC होता है ये होता है बाइकॉन्केव। ये क्या होता है बाइकॉन्केव है। जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं किडनी ट्यूब्यूल, या फिर जो आपके थायराइड सेल्स हैं,
वो होते हैं आपके क्यूबॉइडल, क्या होता है, क्यूबॉइड शेप के होते हैं। वहीं पे इंटेस्टिनल लाइनिंग है, या फिर स्टोमक की लाइनिंग है। ये होते हैं आपके रेक्टेंगुलर या फिर हो सकता है आपके कोलुमिनार। इस तरीके के सेल के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ये सभी क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या होता रहता है, बदलते रहते हैं। एक है लीवर सेल का भी, लीवर सेल्स को ही हिपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक। लीवर के स्टडी क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी। देखो लीवर सेल है, इनका क्या है, पॉलीगोनल। पॉलीगन्स मतलब जिनके 5 लगभग साइड हो, पॉलीगोनल है। और इसको इरेगुलर भी बोलते हैं। साथ ही क्या पे नर्व सेल है, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, नर्व सेल, न्यूरॉन की बात करी गई है। ये फाइब्रस होंगे, कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे या फिर थ्रेड लाइक है। एक और जो नर्व सेल है, एक और क्या है, हाँ एक और नर्व सेल है। यहां पर तो न्यूरॉन की बात करी गई थी। न्यूरॉन कैसा है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक। लेकिन ये पूरा ही न्यूरॉन था, ये पूरा ही क्या था, न्यूरॉन था। लेकिन अगर जो इस डेंड्राइट की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, डेंड्राइट की बात करी जाए, तो नर्व सेल में जो है डेंड्राइट, क्या ये स्टार शेप के हैं क्या, हाँ डेंड्राइट वाले कैसे हैं, स्टार शेप के हैं। और ये सभी सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फंक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो ये पूरा एक न्यूरॉन था, ये डेंड्राइट न्यूरॉन्स का क्या होता है, पार्ट होता है। ये पूरा क्या था, न्यूरॉन था। डेंड्राइट क्या है, न्यूरॉन का क्या है, पार्ट है। यहाँ पे देख रहे हो स्टार ऐसा बना वैसे, ठीक। चलो देखो, इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। इसको जरा ध्यान से बस समझेंगे, इसका चलो नोट्स इसका प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन सिर्फ अभी समझो कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आपको एकदम क्लियरली क्या होगा, समझ में आएगा। पहले जो वर्ड दिया हुआ है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव होता है यानी कि ओल्ड, ठीक। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब सच्चा। और चूंकि कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। कैरियोन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, यानी कि एक में न्यूक्लियस सच्चा वाला है और एक में न्यूक्लियस झूठा वाला है। तो झूठे की कोई वैल्यू नहीं है, तो समझ लो कि न्यूक्लियस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब न्यूक्लियस नहीं तो फिर काम कैसे होता है, हालांकि दोनों तो सेल ही हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होना चाहिए क्या, तो हाँ होना चाहिए। वो सभी हम लोग क्या करेंगे अभी देखने वाला है। देखो जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस है, पुराने टाइप के, मतलब उतने डेवलप टाइप के न्यूक्लियस नहीं है। वहीं पे यूकैरियोट्स में डेवलप टाइप के, एडवांस टाइप के क्या है, न्यूक्लियस है। अब चूंकि देखो प्रोकैरियोट्स में जब आपके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगा, जब अच्छा देखो जो हम सोचते लिख दें, लेकिन समझ लो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसीलिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोट्स के पास थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे भी निकल जाएगा।
देखो एक हमारे पास है प्रोकैरियोट और एक है हमारे पास क्या, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस है, ठीक, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब देखो चूंकि इनके पास प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस में एडवांस टाइप के नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जिनके पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, जिनके पास न्यूक्लियस है वही ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएगा, जिसके पास जमीनें नहीं है वो घर कहाँ से खड़ा कर लेगा बेचारा, ठीक। देखो अब चूंकि ये जो प्रिमिटिव टाइप वाले हैं जो प्रोकैरियोट्स है, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसके बदले में एक पॉलीअमाइन जैसा कुछ प्रेजेंट होता है, पॉलीअमाइन प्रेजेंट होता है। अब देखो हिस्टोन आखिर होता क्या है, ध्यान समझेंगे कि ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन के बदले में पॉलीअमाइन प्रेजेंट होता है। देखो इसमें हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन के बदले में क्या है, पॉलीअमाइन प्रेजेंट है। हिस्टोन क्या करता है, डीएनए की पैकेजिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि देखो डीएनए बड़ा होता है, डीएनए को क्रोमेटिन एकदम मतलब टाइटली क्या करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। वो जो पैकिंग में हेल्प करता है वही कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, हमारा ये हिस्टोन प्रोटीन पैक करता है। यूकैरियोट्स से बात करें तो यूकैरियोट्स के पास तो हिस्टोन प्रोटीन है ऑलरेडी, यूकैरियोट्स के पास हिस्टोन प्रोटीन है। जब उनके पास हिस्टोन है तो उनको पॉलीअमाइन की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे पास काम का चीज है तो फिर मेरे को दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब देखो चूंकि इनके पास बेचारे के पास हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन के बदले में क्या था इनके पास, पॉलीअमाइन था। जब इनके पास हिस्टोन नहीं है तो इनके पास ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम मतलब वो डीएनए, इनके पास तो हिस्टोन था ही नहीं, है ही नहीं। हिस्टोन के बदले में क्या दिए हुए हैं, पॉलीअमाइन्स। तो इनके पास जो क्रोमोसोम होगा वो भी नहीं होगा। ये बेचारे के पास हिस्टोन है, अच्छे से पैकिंग हुई तो इनके पास क्रोमोसोम होगा। अब देखो चूंकि इनके पास क्रोमोसोम नहीं है तो जो पॉलीअमाइन है वो एक क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, एक डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको क्या बोला जाएगा, जीनोफोर कहलाएगा। देखो लिख देना, क्रोमोसोम नहीं है सो पॉलीअमाइन ट्राई टू मेक a structure like chromosome known as xenophore। क्या बनाएंगे, जीनोफोर वो बनाएंगे। अब देखो चूंकि वो जो जीनोफोर है एक न्यूक्लियस की तरह, सॉरी वो उनका क्या है, क्रोमोसोम है, एक डीएनए है, तो वो हर एक सेल में क्या होगा, एक ही होगा। प्रोकैरियोट्स में एक सेल में एक ही जीनोफोर होगा। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन था तो इनके पास क्या होगा, इनको जीनोफोर वगैरह पे बनाने की जरूरत नहीं, इनके पास अपना क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मेरे में 23 पेयर है तो गधे में भी उतना ही होगा, गधे में जितना मेरे में जितना है वही उस डॉग में है, मेरे में जितना है उतना ही क्रोमोसोम का पेयर हाथी में है, गधे में है। हर एक स्पीसीज में जो क्रोमोसोम नंबर होता है क्या होता है, वो वेरी करते रहता है। अब देखो चूंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं था तो डीएनए ऐसे ही है, डीएनए क्या है, ऐसे ही है, यानी कि वो बिना हिस्टोन प्रोटीन के पैक्ड, वो पैक हुए नहीं। पैकिंग के लिए चाहिए था हमें क्या, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को टाइटली क्या करता है,
पकड़ कर रखता है। और वहीं पे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास पैक्ड डीएनए होता है, क्योंकि उनके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। जनरली जो बेचारे ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स तो एडवांस तरीके के हुए ना, तो आपके पास जो ये यूकैरियोट होंगे ये प्रोकैरियोट से क्या होंगे, बड़े होंगे। यूकैरियोट्स क्या होंगे, प्रोकैरियोट से बड़े होंगे। अब देखो जो मेरे पास ये प्रोकैरियोट्स हैं, पुराने वाले प्रिमिटिव वाले बेचारे एकदम गरीब हैं, उनके पास एक प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड है। क्यों, खुद के पास तो क्रोमोसोम है नहीं, तो बेचारे अब प्लाज्मिड से काम चलाएंगे। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा कि इनके पास इनका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास साइंस के 2 बुक्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा साइंस की बुक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बिना उसके भी काम चल सकता है, लेकिन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जो ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। देखो जो डीएनए है, डीएनए का जो मेन काम होता है, डीएनए क्या है इनमें, जीनोफोर। वही डीएनए का जो मेन काम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का, वो होता है ग्रोथ का, वो होता है रिप्रोडक्शन का। अभी आगे हम लोग सेक्स पिलाई के बारे में पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड में। तो ये क्या है, एक जो जीनोफोर है उसका क्या काम है, मेटाबॉलिज्म का, ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड उनको हेल्प करेगा सर्वाइवल के लिए एडवांटेज, यानी कि एक्स्ट्रा है ना, कुछ बेनिफिट काम करेगा। सपोज डेट देखो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप यूज करते हो, टेक्नोलॉजी है, यूज करिए। मोबाइल है तो मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। क्या मोबाइल को चलने के लिए, चलने मतलब क्या मोबाइल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मोबाइल काम कर रहा है तो वो इनके बिना भी काम कर लेगा, लेकिन चूंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा है तो थोड़ा हमें बेनिफिट मिलता है, हम सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही इनके पास क्या है, वो प्लाज्मिड है बेचारे के पास, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, जो कि इनको मतलब सर्वाइवल में हेल्प करता है। थोड़ा सा मतलब कंडीशन खराब हो गया तो बचा लेंगे, इधर उधर काम करके निपट जाएंगे ये। अब देखो इनके पास तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड हो गया, ये बेचारे यूकैरियोट्स के पास प्लाज्मिड की जरूरतें नहीं है, इनके पास प्लाज्मिड होता ही नहीं है। ये इसकी तरह गरीब नहीं है, इनके पास ये खुद अपना ट्रू डीएनए लेके घूम रहे हैं, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए एकदम तैयार है, इनके पास नहीं है। तो बेचारे गरीब के पास क्या कर दिया गया, वो एक सुने हो कि मान लो कि एक बच्चे के पास 100 रुपए का नोट हो, लेकिन वो जो बच्चा है उसको सिक्का में इंटरेस्ट है, उसको चाहिए कॉइन। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कहें कि दो हमको ये एक नोट दोगे तो हमको उनको 2 कॉइन देंगे, तो बच्चा खुशी खुशी क्या करेगा, दे देगा। इसके पास ट्रू क्रोमोसोम और ट्रू डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन में पैक्ड है बेचारा, तो इसको क्या कर दिया गया, 2 चीजें प्रोवाइड कर दी गई, तो ये उसी में खुश हो गया, है ना। अब देखो जो हमारे पास जो प्लाज्मिड है, साथ ही साथ जो ये यूकैरियोट्स है उनके पास एक प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, और मजे की बात यह है कि जो प्लाज्मिड है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, खुद से खुद का क्या कर लेता है, वो कॉपी कर लेता है। देखो जो जीनोफोर है, जीनोफोर प्लाज्मिड से थोड़ा बड़ा होता है, प्लाज्मिड क्योंकि जीनोफोर एक्स्ट्रा में मिला है, वो इसी क्या बोलते हैं उसको कि खैरात में मिल गया है प्लाज्मिड, तो खैरात का चीज छोटा ही रहता है, समझे यहाँ पर। अब देखो अब अभी जो हम लोग प्लाज्मिड देख रहे थे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में 3 तरीके के प्लाज्मिड हैं।
देखो जो हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वो मोटा मोटी 3 तरीके 4 तरीके के हैं। जैसे कितने तरीके हैं? आई थिंक 4 तरीके के। हाँ, एक टीआई भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। एक है आपके पास एफ प्लाज्मिड, ठीक। एक है आपके पास आर प्लाज्मिड है। हाँ, आर प्लाज्मिड है। एक है पास कोल प्लाज्मिड है। एक है टीआई प्लाज्मिड। ध्यान देंगे जो एफ प्लाज्मिड है वो फर्टिलिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान देंगे एफ है फर्टिलिटी को डिनोट कर रहा है। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस के लिए है, ये कोल्चिसिन प्रोटीन के लिए है, और ये टीआई किसके लिए है? ट्यूमर के लिए है। ट्यूमर होता है प्लांट्स वगैरह में, अभी देखेंगे हम लोग। देखो जो हमारे पास एफ प्लाज्मिड है ये चूंकि फर्टिलिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। कंजुगेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। जो आर प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड एक रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनके पास होता है। एंड रेजिस्टेंस मतलब कि मान लो कंडीशन एडवर्स आ गया, कुछ वैसे केमिकल वाले एरिया पे चले गए, क्या करता है? उनसे बचाव का वो बेचारा इंतजाम करते हैं। जो हमारे पास कोल प्लाज्मिड है, थर्ड नंबर कोल प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरियोसिन का प्रोडक्शन करवाता है। बैक्टीरियोसिन क्या है? एक तरीके का टॉक्सिन है। जो कोल प्लाज्मिड है ये आपके पास बैक्टीरियोसिन रिलीज करता है। ये क्या है? एक तरीके का टॉक्सिन है। बैक्टीरियोसिन से क्या होता है? बैक्टीरियोसिन जो है, जो उनके कंपटीशन वाले बैक्टीरिया हैं उनको ये क्या करता है? मारता है। इन्वायरमेंट में टॉक्सिन अपना रिलीज कर दिया, अगल बगल के जो उससे कमजोर वाले बैक्टीरिया हैं क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे। देख रहे हो ये छोटा सा बैक्टीरिया है, इसको भी अपने खतरे के बारे में पता है, इसको भी अपने खाना खाने के बारे में चिंता है। बैक्टीरिया बेचारा कितना स्पेस लेगा? ये मार्कर के टिप जितना बड़ा, टिप जितना क्या लेगा? स्पेस लेगा, लेकिन वो जितने स्पेस में है उससे उसी स्पेस में ये अपने आप को सेफ रखना चाह रहा है। उसी स्पेस में अपने आप को सेफ्टी ये महसूस करना चाह रहा है। उसी में बेचारे को चिंता है कि आजा मेरा स्पेस खा गया, मेरा खाना खा गया, है ना। चल देखो जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड एक प्लांट में डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्रोन गॉल डिजीज। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? प्लांट में एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्रोन गॉल डिजीज, ठीक। ये प्लांट्स में एक होता है, मतलब ट्यूमर, प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करने का ये काम बेचारा करता है। बेचारा को चाहिए डिजीज देना, कोई बेचारा का थोड़ी है। अब देखो जो हमारे पास एफ प्लाज्मिड है, हमारे पास क्या है? एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड के पास हम बोले ना कि एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इस एफ प्लाज्मिड के पास एक प्रोटीन होता है, इस एफ प्लाज्मिड के पास एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पिलीन प्रोटीन, जिसको बोलते हैं पिलीन प्रोटीन। इसके पास इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। एफ प्लाज्मिड के पास एक प्रोटीन है, पिलीन प्रोटीन है, जो कि एक बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। जिसको क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं। और इस वजह से क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। ध्यान देंगे, एक बार और समझेंगे। ये जो एफ प्लाज्मिड है ये कंजुगेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। फर्टिलिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इस एफ प्लाज्मिड के पास एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पिलीन प्रोटीन। ये जो पिलीन प्रोटीन है ये आगे सेक्स पिलाई बनाने में क्या करता है?
हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, फिर ये आगे क्या करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ तक कि ये जो प्लाज्मिड है कुछ मतलब सर्टेन फेनोटाइप्स वगैरह भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। वापस से अपने अभी टॉपिक पे देखते हैं, जो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है। पूरे चैप्टर तक एंड तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जहां जहां जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे हम लोग, ठीक। जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। वहीं यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स के पास मे बी, मतलब कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब प्लांट बेचारे, प्लांट्स के पास सेल वॉल है। नहीं हो सकते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनके पास सेल वॉल नहीं है। यानी कि देखो, जो ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं है। अब ध्यान देंगे, जो मेरे पास सेल वॉल की बात हुई बैक्टीरिया की बात, और एक हुई आपका आर्की बैक्टीरिया की बात। बैक्टीरिया में कितने हुए, सेल वॉल में क्या, एक बैक्टीरिया और एक क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया। बात करते हैं अगर बैक्टीरिया की, इस बैक्टीरिया की देख रहे हो, जो नहीं दिख रहे हैं उनके बारे में रिसर्च चल की बातें हो रही है। इसका अलग ही रोल आ जमा हुआ है। जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो जनरली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या फिर म्यूरिन्स की बनी होती है। ध्यान देंगे कि देखो, जो ये बैक्टीरिया है, इसको मिटा दो। बैक्टीरिया जो यहाँ पर जो सेल वॉल बनी होगी वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर म्यूरिन, ठीक। जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये आपका बना हुआ है क्या 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 है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड साथ में ये अकेले नहीं बना पाएंगे, इनको चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट। आप ध्यान देंगे, जो ये अमाइनो एसिड्स हैं ये भी दो तरीके के लिए गए हैं, एक है एल और एक है डी। एल टाइप और डी टाइप के अमाइनो एसिड्स इनके पास क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान देंगे कि जो एल टाइप और डी टाइप के हैं, एल फॉर लीवो, डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो और डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लेफ्ट, डी फॉर राइट। लीवो का मतलब लेफ्ट हुआ और डेक्स्ट्रो का मतलब क्या हुआ, राइट हुआ। जो देखो, जो हम ज्यादातर अमाइनो एसिड्स खाते हैं वो एल टाइप के ही होते हैं, क्योंकि देखो जो डी टाइप है ना उसमें मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, उतनी मतलब ज़्यादा नहीं होती है। और चूंकि हम ठहरे ह्यूमन बीइंग्स, हमें न्यूट्रिशन क्या चाहिए, भर भर कर चाहिए, तो हम डी टाइप वाला नहीं लेते हैं। ज़्यादातर कितने वाले अमीनो एसिड्स खाते हैं, एल टाइप वाले अमीनो एसिड्स खाते हैं। अब देखो, जो ये डी टाइप वाले हैं, नेचर में रेयरली मिलते हैं। वैसे ऐसा थोड़ी है कि जहाँ देखो तहाँ डी टाइप का अमाइनो एसिड्स भरमार फैला हुआ है, वैसा कुछ नहीं। एल टाइप वाले जनरल होते हैं, वो हम लोग जिनको ज़्यादातर खाते हैं। अब देखो, ये था अमाइनो एसिड्स का। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में एक है नैग मतलब नाग और एक है नैम। ये जो नैग है, नैग यहाँ पे देखो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यानी कि देखो, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स था वो एक एल टाइप का था और एक डी टाइप का था, और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें भी दो टाइप का, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यानी कि नैग और नैम। अब ध्यान से देखें कि क्या है, हाँ, जो ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देख रहे हो, नैग और नैम, ये आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ये एल और डी टाइप के हैं, ये एक साथ हैं यहाँ पर बेचारे अमीनो एसिड्स दो टाइप के,
जो ये नैग और नैम है ये कनेक्टेड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। देखो ये नैग और नैम है, NAG नैग एंड NAM नैम, connected by beta 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड है यहाँ पर ये। अब देखो जो ये सेल मेम्ब्रेन की बात करी गई, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। जो ये सेल मेम्ब्रेन होगा बहुत ही पतला है, जो बेचारे ये प्रोकैरियोट्स हैं, जो मेरे पास प्रोकैरियोट हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थिन है। अब चूंकि मान लो कि भयंकर ठंडी का दिन है और खाली तुमको एगो संडो गंजी पहना के छोड़ दे, तो तुम ठंड के मारे क्या होगे, जम जाओगे, तो वो कुछ दे ही नहीं। और मान लो कि एकदम भयंकर गर्मी का दिन है और तुमको एसी कूलर कुछ दे नहीं, बहरी घामा में भगा दे मार के, तो और गर्मी में मजा आ जाएगा। तो इनके पास जो मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट्स के पास बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। जब ये मेम्ब्रेन बहुत ही थिन है तो हीट बर्दाश्त इनसे नहीं हो पाएगा, ठंड एकदम नहीं, ठंड में तो एकदम निपट जाएंगे बेचारे। यानी कि ये बहुत मतलब बाहर का जो हार्श इन्वायरमेंट है उसको ये टॉलरेट कर नहीं पाएंगे। अब देखो जब ये बाहर का उतना ज़्यादा हीट वगैरह टॉलरेट जब नहीं कर पा रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, टूट सकता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इन प्रोकैरियोट्स बेचारों का स्ट्रक्चर क्या रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि हार्श कंडीशन को सह नहीं पाएंगे। मेम्ब्रेन क्या है, कहाँ लिखा है जी, कहीं तो अभी लिखा है ना, अच्छा हाँ यहाँ पे थी, ये क्या है, पतला है, हार्श कंडीशन को सह नहीं पाएंगे, तो इनको चाहिए एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। जो इन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर यूज किया जाएगा वो होता है होपोनोइड्स। होपोनोइड्स क्या है, होपोनोइड्स एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है जो कि प्रोकैरियोट्स में यूज किया जा रहा है। अब देखो चूंकि बेचारे ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी थे, यूकैरियोट्स में भी थे, तो प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होपोनोइड्स में, यूकैरियोट का जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है वो कोलेस्टेरॉल है या फिर स्टेरॉल है। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉल्स हैं ये सभी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, ताकि उनका स्ट्रक्चर क्या रहे, मेंटेन रहे। अब देखो जो ये मेम्ब्रेन्स हैं, जो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या होंगे कि मेम्ब्रेन्स आर इनफोल्डेड। मेम्ब्रेन्स क्या हो गए, अंदर की तरफ इनफोल्ड हुए हैं, ये देख लो अंदर की तरफ इनफोल्ड, ये बाहर की तरफ चल गया ना, इसको मत निपटाओ, ये अंदर की तरफ इनफोल्डेड है, ठीक। चूंकि ये देखो ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड है, इनफोल्डिंग से क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ा। इनफोल्डिंग क्या हुआ, जब अंदर की तरफ इनफोल्ड हुए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ा, और मीजोजोम्स बनाएंगे। जब अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हुई तो इस इनफोल्डिंग को क्या कहा गया, मीजोजोम्स कहा गया। और मीजोजोम्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स करा कि ना हमको तुम्हारा जरूरत नहीं है। तो यूकैरियोट्स में क्या है, यूकैरियोट्स मीजोजोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन्स थे इनफोल्डिंग होकर अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया, मीजोजोम्स। तो ये मीजोजोम्स खाली बन के रह गया कि मीजोजोम्स का कुछ काम भी है, मीजोजोम्स के फंक्शन भी है। मीजोजोम्स के फंक्शन क्या है ये देखेंगे कि ये डीएनए को रिप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे, जो बैक्टीरियल डीएनए उसको रिप्लिकेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। साथ ही साथ रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में
हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैक्टीरिया में जो उसमें हेल्प करेंगे, साथ ही साथ बैक्टीरिया में जो ये सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। डॉटर सेल के सेपरेशन में हेल्प करेंगे। मटेरियल का सिक्रीशन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्या मटेरियल, वो थोड़ी आराम से जाकर हलवा पूरी मटेरियल बना रहा है। ये जो मटेरियल सिक्रेट करेंगे वो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्सोपॉलीसेकेराइड। इस तरीके का मटेरियल क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। चलो देखो, यहां तक पहुंचने के बाद जो हम अब देखने वाले हैं वो है हमारा सेल ऑर्गेनेल। क्या है, सेल ऑर्गेनेल। क्या है ये सेल ऑर्गेनेल, देखो सेल ऑर्गेनेल क्या कह रहा है। सेल ऑर्गेनेल दो तरीके के हैं, एक है मेम्ब्रेनस और एक है मेम्ब्रेन लेस, यानी कि एक के पास मेम्ब्रेन है और एक के पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो बेचारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं मेम्ब्रेन लेस, हाँ प्रोकैरियोट्स क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, और यूकैरियोट जो है मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन लेस दोनों हैं। दिख रहा है, चलो इसे समझो। तो जो मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस में आपके जैसे राइबोसोम्स हैं और एक सेंट्रियोल है। देखो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहां पर मैथ देखो जरा, जो राइबोसोम है किसमें, प्रोकैरियोट में, वो है 70s। जो राइबोसोम है यूकैरियोट में वो है 80s। गणित फेल नहीं हो गया मैथमेटिक्स वालों का तो फिर कहिएगा। ये जो 70s है, 70 कितना कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा, आपको क्या लगता है 70 कितना जोड़ेंगे तो होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 10 थोड़ा सा बढ़ जाता है, 50s और प्लस 30s। वैसे अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये 80 वाला को ध्यान देंगे, ये है 60s और प्लस 40s। वैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो ये जो इंक्रीज हुआ थोड़ा सा और यहाँ पर जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये ओवरलैपिंग, ऐसे क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है और फिर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर ऐसे दो बम्बू है, अगर बड़ा हो गया ऐसे सटने पर तो इसको लाकर थोड़ा ऊपर चढ़ा दो, जब ऊपर चढ़ जाएगा तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगा। वैसे ही राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में है वो 70s वाला है, और 70s वाला है देखो बेचारा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव वाले में छोटा है, राइबोसोम यूकैरियोट में, यूकैरियोटिक बड़ा है 80s वाला। तो यहाँ पर 50s और 30s, यानी कि 50 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा, और 60 और 40 को ऐड करेंगे यानी कि 60 और 40 कितना होगा, 80 हुआ। समझे यहाँ पर इस वाले मैथमेटिक्स का कमाल। ये वाला मैथमेटिक्स आपको वो मैथ्स में नहीं समझने को मिलेगा। हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या है, हम लोग बायोलॉजी वाले हैं, है ना। अब देखो जो बेचारा ये राइबोसोम है, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखो एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थोड़ा सा और है, उसके बाद फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ये वाला बात तो सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इनके पास, प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यूकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का बदले एक क्रोमेटोफोर होता है, और वही क्रोमेटोफोर को यूज करके आगे क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और यूकैरियोट्स के पास तो क्लोरोप्लास्ट है, इनको क्रोमेटोफोर की जरूरत ही नहीं होती है। जो क्रोमेटोफोर है ये इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ क्या है, मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं होता है, प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं है, और यूकैरियोट्स में है। किसमें है, यूकैरियोट में लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहा जाता है।
सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है? देखो सुसाइडल बैग, मान लो कि एक कुआं है और कुआं में कोई कूद रहा है तो मर रहा है, तो कुआं उसको मार नहीं रहा है। जो कुआं में पानी प्रेजेंट है वो पानी से सर्टेन टाइम पे बाहर ह्यूमन बींग्स निकल नहीं पा रहा है और वो क्या हो जा रहा है, निपट जा रहा है। वैसे ही जो ये क्या है, लाइजोसोम है, लाइजोसोम एक सुसाइडल बैग कहा गया। इनके पास हाइड्रोलाइटिक क्या होता है, एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जाएंगे और वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। देखो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास जो फ्लैजेला है ये बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। प्रोकैरियोट में फ्लैजेला किसका बना हुआ है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का है। यूकैरियोट में जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखो एक बात करें अगर साइटोस्केलेटन की, साइटोस्केलेटन क्या है, सेल का जो स्केलेटन है उसी को साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटो का मतलब सेल, शुरू में पता चला साइटोलॉजी। सेल के स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, सिर्फ किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं। देखो जब साइटोस्केलेटन नहीं है तो साइक्लोसिस नहीं होगी। ध्यान देंगे, जब आपके पास साइटोस्केलेटन नहीं है तो आपको साइक्लोसिस नहीं होगा। साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, जैसे मान लो पाइप में पानी भर दो, पाइप में जब पानी भर दिया और पाइप को एक तरीके से जातोगे तो जिस प्रोसेस से ऐसे ऐसे करके जब वो, मान लो कि पाइप है और पाइप में तो मिट्टी भर दो और मिट्टी को निकालना है, तो मिट्टी गीली है तो पाइप को जातोगे तो मिट्टी किधर की तरफ जाएगी, आगे की तरफ से मिट्टी निकलेगी। हमारे बॉडी में जो खाना हम खाते हैं और खाना खा करके जो पेट में जाता है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन उतना देर घूमता है, वो इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस के थ्रू क्या होता है, घूमते रहता है। और चूंकि देखो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होते हैं तो वहां पर साइक्लोसिस क्या है, प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर साइक्लोसिस उतना देखने को नहीं मिलता है। एक और सिंगल लाइन है कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल इन्वेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में डबल इन्वेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है, आउटर और इंटरनल दोनों। तो यहीं पर था जो ये सेल इन्वेलप की जो बात करी गई है, ये सेल इन्वेलप हम लोग कल के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। जो सेल इन्वेलप है इसको हम लोग कल के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलो आज का इतना ही था सेल के बारे में। और इस इतना में और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई चैप्टर अगर समझ में ना आए तो चैप्टर भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई भी चैप्टर हो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू। और अगर बायोलॉजी के चैप्टर तो और मजा आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है कि एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है ना। चलो फिर ठीक है।